अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस बीमारी पे बात करेंगे उसका नाम है टॉन्सिल इनलार्जमेंट, यानी कि बच्चों के गले के दूध का बढ़ जाना या टॉन्सिल का बढ़ जाना। दोस्तों, टॉन्सिल का बढ़ना आजकल बहुत आम बीमारी है और तकरीबन 3 में से 1 बच्चा इस मर्ज में मुब्तला नज़र आता है। बाज़ दफ़ा इसमें दर्द होता है और बाज़ दफ़ा ये बग़ैर दर्द के भी पाया जाता है। इसमें आमतौर पर जो अलामात पाई जाती हैं, एक तो बच्चे को दर्द होता है, लेकिन वो हर बच्चे में नहीं होता। इसमें बच्चे की भूख ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और आम तौर पर जब भी बच्चे के कद बढ़ने का मसला होता है तो सबसे पहले टॉन्सिल्स को ही चेक किया जाता है। बच्चों में पढ़ाई में दिल नहीं लगता, थके मांदे बच्चे होते हैं, बच्चों का हाफजा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन देखा गया है कि जिन बच्चों में टॉन्सिल बढ़ने का मसला होता है उनके ख़ानदान में आमतौर पर टीबी की बीमारी पाई जाती है। दोस्तों, अक्सर मरीज़ों में ये देखने में आया है कि जिनको टॉन्सिल इनलार्जमेंट का मसला होता है उनके ख़ानदान में, ख़ानदानी हिस्ट्री में टीबी का आंसर ज़रूर पाया जाता है, क्योंकि टॉन्सिल या तो ट्यूबरकुलर मियाज़म की वजह से या साइकोटिक मियाज़म की वजह से आमतौर पर ये बढ़ते हैं। और जब तक हम इस बीमारी का जो बुनियादी तौर पर बच्चे के जिस्म में मौजूद होती है उसका इलाज नहीं करेंगे, तब तक टॉन्सिल्स का इलाज करना मुश्किल होगा। और जब ये मसला ठीक होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉन्सिल्स भी अपनी जगह वापस आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन इसका कोई हल नहीं है। ऑपरेशन करने से बाज़ दफ़ा कुछ पेचीदगियाँ भी सामने आती हैं और दूसरे नंबर पर जब हम बीमारी का इलाज बीमारी को सामने रखकर करते हैं, मसलन अगर हमारे पास ब्राइटाकार का मरीज़ आता है या टॉन्सिल इनलार्जमेंट का मरीज़ आता है, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, तो हम बेदरेक इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसे भी कोई भी बीमारी को लेकर अगर बेदरेक उस पर अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू करवा दी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर उसकी प्रूविंग हो जाती है, और अगर ब्राइटाकार की प्रूविंग हो तो फिर बाज़ दफ़ा ब्रेन ट्यूमर भी सामने आ जाता है। दोस्तों, बार बार दुआ देने से कोई शक नहीं कि मरीज़ में वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे जिनका टॉन्सिल्स का इलाज किया गया, क्या वो टॉन्सिल्स का इलाज करने से पहले और इलाज करने के बाद, अगर तो इलाज करने के बाद उनकी ज़हनी नशोनुमा, उनका हाफजा वैसे ही रहा जो इलाज करने से पहले था, तो फिर तो वो तंदुरुस्त हो गया। लेकिन अगर टॉन्सिल्स का इलाज करने के बाद उसकी याददाश्त में फ़र्क पड़ गया, उसके हाफजे में फ़र्क पड़ गया, तो आप समझें कि ये इलाज नहीं बल्कि सप्रेशन हुई है। बीमारी एक
शक्ल से दब कर दूसरी शक्ल में सामने आ गई। तो इन चीज़ों का ध्यान जितनी देर तक आप नहीं रखेंगे उस वक्त तक आप मरीज़ को मुकम्मल शफा याब नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि एक बीमारी को दबा दिया जाए और उसकी जगह दूसरी नई बीमारी, यानी कि वही बीमारी नई शक्ल की सूरत में सामने आ जाए। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इसके मतलब कौन कौन सी अद्वियात हैं। इसमें काफ़ी सारी अद्वियात हैं, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ 4 अद्वियात का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि अगर तमाम अद्वियात को स्टडी किया गया तो ये लेक्चर इंतहाई तवील हो जाएगा। इसलिए फर्दन थोड़ी थोड़ी अद्वियात करके हम इस बीमारी के तमाम लेक्चर पूरे करेंगे। इसमें ब्राइटाकार, ब्राइटाम्योर, लेक्सिस और लाइकोपोडियम ये टॉप की अद्वियात हैं, और आज हम इन्हीं दुआओं के मुतल्लक कोशिश करेंगे कि इनकी अद्वियात को पढ़ा जाए, समझा जाए, और इसके बाद जब दूसरे लेक्चर की बारी आएगी तो बाकी अद्वियात भी हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, ब्राइटाकार, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्राइटाकार के गले की अलामात क्या होती हैं। इसके निचले जबड़े के नीचे गुदूद और टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। एक होता है टॉन्सिल इनलार्जमेंट, एक होता है टॉन्सिल की सोजिश, यानी कि बढ़ जाना और उनमें सोजिश पैदा होना। तो सोजिश में तो सिर्फ दर्द वगैरह होगी, निकलना वगैरह मुश्किल होगा, लेकिन जब वो इन्फेक्शन ख़त्म होगी तो टॉन्सिल अपनी जगह आ जाएगा। लेकिन इसमें टॉन्सिल इनलार्जमेंट होती है, यानी कि टॉन्सिल मुस्तकिल तौर पर बड़े हुए होते हैं। ब्राइटाकार के मरीज़ में ज़ुकाम बड़ी आसानी से हो जाता है, गले में जलन होती है, सुइयाँ चुभने जैसा दर्द होता है, और टॉन्सिल्स का पीपदार वर्म होता है। इसे जब भी सर्दी लगती है इसका फ़ौरन गला ख़राब हो जाता है, टॉन्सिल का बढ़ जाना, इनकी रगें फूल जाना, निकलने पर दर्द और खाली निकलने पर और दर्द ज़्यादा होता है। एनाकार्डियम की तरह इसे भी ऐसे महसूस होता है कि जैसे इसके गले में कोई डांट फंसी हुई है। ये मरीज़ सिर्फ पतली चीज़ें बआसानी निगल सकता है, और जैसे ही कोई खुराक इसकी नाली में दाखिल होती है तो घुटन पैदा होती है। आवाज़ के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाली तकालीफ और टॉन्सिलों में, गले में और नखरे में डंक लगने जैसा दर्द, ये अलामात थी ब्राइटाकार की गले के मुतल्लिक़ अलामात। लेकिन अगर हम इसके साथ दुआ की अपनी जनरल अलामात भी देखेंगे तो मरीज़ ठीक होगा, वरना नहीं, क्योंकि टॉन्सिल्स इनलार्जमेंट तो काफ़ी सारी अद्वियात में पाया जाता है। तो ये 4 अद्वियात, ये 4 अलामात इस दुआ में पाई जानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसके मरीज़ को सर्दी ज़्यादा लगती है, और हर दफ़ा सर्दी लगने से ज़ुकाम हो जाता है। मरीज़ अपनी उम्र के हिसाब से मैच्योर नहीं होता, यानी बड़ी उम्र में भी बच्चों जैसी हरकतें करता है, बच्चों जैसी बातें करता है। अगर ये अलामात मरीज़ में पाई जाएंगी तो ये ब्राइटाकार का मरीज़ होगा, वरना नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ बीमारी के मुतल्लिक़ नहीं, बीमार के मुतल्लिक़ भी अलामात हमारे जहन में होनी चाहिए, और बीमार आदमी की भी केस टेकिंग होनी चाहिए। अब इसके बाद हम
برائٹا میور کی بات کرتے ہیں، اس میں نگلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹانسلز بڑے ہوئے ہوتے ہیں، حلق اور کان کی بڑی نالی کا جزوی فالج ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی حلق کی اور کان کی جو بڑی نالی ہوتی ہے اس کا جزوی فالج ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ چھینکیں آتی ہیں اور کان گونجتے ہیں، گلے کی نالی جیسے بہت زیادہ چوڑی ہو گئی ہو۔ یہ علامات برائٹا کار کی گلے کے متعلقہ علامات تھیں۔ اب ہم اس دعا کی ایک جنرل علامات کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ دعا خون کی نالیوں میں سختی پیدا کرتی ہے، اس کے مریض کے جسم میں تنزلی اور ذوب شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا بونا پن، جسم کا قدرتی طور پر بڑھنا رک جاتا ہے، جیسے کہ برائٹا کار میں بھی ہوتا ہے۔ یہ نمک جسمانی اور ذہنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور اسی رکاوٹ کو ایز اے ہومیوپیتھی ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے زیر اثر جوڑوں پٹھوں میں سختی اور ایسی کمزوری آتی ہے جیسے بہت زیادہ پیدل چل کے انسان تھک جاتا ہے، ویسے ہی کمزوری اس کے جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے جوڑوں اور پٹھوں میں سختی ہوتی ہے اور کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن برائٹا کار میں خاص طور پر یہ ذہنی طور پر میچور نہیں ہوتا۔ برائٹا میور میں آپ کو جسمانی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری یا دماغی کمزوری پائی جائے گی، وہ بھی ملے گی، لیکن برائٹا کار میں آپ کو ذہنی طور پر امیچورٹی ملے گی۔ اس کے بعد ہم لیکسس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس کی دکھن خاص طور پر بائیں طرف ہوتی ہے۔ یہ پتلی چیزیں جب نگلتا ہے تو اسے درد ہوتی ہے۔ ٹانسل کا پیپ دار ورم ہوتا ہے، پیپ دار کنپیڑے ہوتے ہیں، روٹڈ گلینڈ بھی اس کے سویل ہوتے ہیں، گلا اندر اور باہر سے دونوں جانب سے متورم ہوتا ہے، پر درد ہوتا ہے، اور اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ ایک تو جب گرم مشروب استعمال کرتا ہے تو اسے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اکثر گلے میں زخم ہوتے ہیں اور بار بار کھانس کر گلا صاف کرنا پڑتا ہے، جس میں بہت زیادہ لیسدار کف نکلتا ہے، جسے کھانس کر آسانی سے تھوکا نہیں جا سکتا۔ گلا بہت زیادہ پردرد ہوتا ہے اور چھونے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ چھوا جانا برداشت نہیں کرتا۔ اس میں ڈفتیریا بھی پایا جاتا ہے جو کہ دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے۔ دعا یہ بائیں طرف کی ہے، لیکن اس کا ڈفتیریا دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے۔ ٹانسلز اگر آپ چیک کریں تو بینگنی رنگ کے ہوں گے، گلا بینگنی ہوگا، نیلگوں ہوگا، اور ایسے محسوس ہوگا کہ گلے میں سوجن ہو رہی ہے۔ وہ اس تھوک کو نگلنا چاہتا ہے، تھوک، رال، پانی، لیکن اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر اس کو اپنا یہ کالر ڈھیلا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کالر یہ ٹائٹ ہو، جیسے ٹائی وغیرہ لگاتے ہیں، تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے سانس میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم اگر اس کی جنرل علامات دیکھیں تو لیکسس کے مریض کو رات کے وقت سوتے وقت
तकालीफ में इजाफा होता है, या जब वो सुबह नींद से बेदार होता है उस वक्त इजाफा होता है, या फिर रात को नींद के दौरान इसकी तकालीफ में इजाफा होता है। दोस्तों, लेक्सिस के मरीज को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और ठंडक से, ठंडे मशरूबात से इसे वक्ती तौर पर सुकून मिलता है, और रात को जैसे ही नींद आने लगती है गले का दर्द बढ़ जाता है। अच्छा, मरीज को एक तो ये कॉलर टाइट नहीं कर सकता और एक तंग कपड़े नहीं पहन सकता। बनायन वगैरह अगर टाइट होगी तो उसका पहनना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लाइकोपोडियम की। इसका पल्साटिला की तरह बगैर प्यास के गला खुश्क होता है, यानी कि गला भी खुश्क होता है और प्यास भी नहीं होती। और जब कोई चीज़ खाता पीता है तो घूंट अंदर लेके जाना चाहता है, लेकिन वो चीज़ नाक के रस्ते बाहर निकल आती है। गले का वर्म होता है, निकले तो ऐसा दर्द होता है जैसे सुई गड़ी है। दोस्तों, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं काना गड़ा, गला पड़ना, यानी कि गले से जब कोई चीज़ निकलने लगता है तो दाईं तरफ इसे हल्का सा चुभन होती है, जैसे कोई मछली का कांटा वगैरह लगा है। लेक्सिस को गर्म मशरूबात से ज़्यादती होती थी, लेकिन इसे गर्म मशरूबात से सुकून मिलता है। जैसे ही कोई चीज़ खाता पीता है इसे चुभन महसूस होती है, लेकिन अगर चाय, कावा या कोई गर्म मशरूब वो पिए, घूंट घूंट करके पीता है, तो इसको गले की दर्द के सुकून रहता है। और टॉन्सिल्स फूले हुए होते हैं, इनमें पीप आ जाती है। टॉन्सिल्स के जख्म जो दाएं तरफ से शुरू होते हैं, दाएं तरफ से ठंडे मशरूबात से तकलीफ बढ़ती है, ये बिल्कुल लेक्सिस के उल्ट है। डिप्थीरिया होता है, इसकी झिल्लियाँ दाएं से बाएं को बढ़ती हैं। आवाज़ की नाली के अंदर जख्म बन जाते हैं। नरखरे की टीबी हो जाती है, बिलखुसूस के जब जख्म शुरू हो गए। जब नरखरे की टीबी में जख्म शुरू हो जाएं तो फिर लाइकोपोडियम की बारी आती है। ये लाइकोपोडियम की गले की अलामात थी, लेकिन अगर हम जनरल अलामात देखें तो मरीज़ को गर्म मशरूबात से आराम मिलता है, सर्द चीज़ों से इसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। शाम 4 बजे से लेके 8 बजे तक इसकी अलामात बढ़ना शुरू होती हैं। इसको भूख लगती है लेकिन खाया नहीं जाता, क्योंकि थोड़ा सा खाने के बाद इसका पेट फुल हो जाता है। पेट हवा की वजह से फुल होता है, और जहाँ उसे 1 या 2 रोटी खानी थी वो सिर्फ 2-3 बुर्कियाँ लेता है, तो पेट में हवा की वजह से भूख का एहसास ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, लाइकोपोडियम के मरीज़ में अक्सर पेट में गैस रहती है, और गैस में ख़ास तौर पर बैठे बैठे पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, जैसे हवा एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल करती है। और जैसे ही गर्म चीज़ को इस्तेमाल करता है, गर्म चीज़ खाता पीता है, गर्म मशरूब पीता है, इसे फ़ौरन सुकून मिल जाता है। तो दोस्तों, ये 4 अद्वियात जो सबसे बड़ी अद्वियात यानी कि पहले नंबर की 4 अद्वियात थी, उन पे एक छोटी सी वीडियो, ताकि आपको ब्राइटाकार्ब, ब्राइटाम्योर, लेक्सिस और लाइकोपोडियम में फ़र्क समझ आ जाए। दोस्तों, होम्योपैथी में सिर्फ
مریض کے لیے اور ڈاکٹر کے لیے یہ ایک اہم بات ہوتی ہے کہ مختلف ادویات جن کی علامات مریض میں آ رہی ہوں ان میں سے ایک دوا کی سلیکشن کرنا۔ تو دوستو سلیکشن اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم بیماری کو چھوڑ کر ہم بیمار کی علامات دیتے ہیں، تو پھر ایک دوا بہت آسانی کے ساتھ دوسری دوا سے مختلف ہو جاتی ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔